हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है आज है संडे और संडे को हम दो बेस्ट सेशंस करते हैं। पहला सुबह 10 बजे जो कि अभी हम कर रहे हैं वो है बेस्ट 50 क्वेश्चंस का। आप सभी को पता है जून का जो सेकंड हफ्ता था जिसका हमने लास्ट वीक में क्या किया था, पूरा एनालिसिस किया था, पूरा एनालिटिकल एक सेशन लिया था मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें। उस सेशन से यानी जून के दूसरे वीक से जो बेस्ट 50 क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेस्ट 50 क्वेश्चंस लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो आज करेंगे जून के सेकंड वीक के बेस्ट 50 क्वेश्चंस। तो आपने अगर पहले जून सेकंड वीक का वो सेशन नहीं देखा है, करंट अफेयर्स नहीं देखा है, वीकली करंट अफेयर्स के नाम से वो सेशन है, तो प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ पर आपको जब आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, वहां पर जाइए, वो सेशन देखिए और फिर इसको क्या कीजिए, आप अटेम्प्ट कीजिए, तो आप अपनी स्थिति को बेहतर मजबूत पाएंगे। क्योंकि अगर और ये सेशन को आप लीजिए एक रिवीजन की तरह, है ना, रिवीजन की तरह लीजिए और एक टेस्ट सीरीज की तरह लीजिए, ताकि आपकी पढ़ाई करने के बाद में जो टेस्ट लगाने की कोशिश होती है, जो एक टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी होता है, वो भी आपकी चीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो जून के बेस्ट 50 सेकंड वीक के हम बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप अगर फॉलो करना चाहते हैं, आपका कोई डाउट वगैरह रहता है, तो ये मेरा ट्विटर हैंडल है शकील अहमद के नाम से, आप यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे एकेडमिया क्लासेस के नाम से हमारा पेज है, इंस्टा पे भी हम अवेलेबल हैं और टेलीग्राम पे भी। तो इनमें से सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कोई सजेशन देना चाहें, कोई आपकी डिमांड रहती है किसी कंटेंट को लेकर, है ना, कुछ आपके आइडियाज रहते हैं, वो बताएं और आपकी चीजों पे जरूर गौर किया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे बेस्ट 50 क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में आप देखेंगे 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 2 अप्रैल और 5 अप्रैल। कहीं जून तो है ही नहीं। तो आप कहोगे सर आप तो कह रहे हो जून का है और आप तो अप्रैल के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ पर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, सिर्फ ईस्वी को रट के नहीं चले जाना है ना। आपको क्या करना है, यहाँ पे जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको आप अगर पिछले वीडियो में देखेंगे ना, तो मैंने उसके सारे एस्पेक्ट्स, सारे डायमेंशंस कवर किए हैं। तो हमने बात की थी विश्व महासागर दिवस की, विश्व महासागर दिवस जो कि 8 जून को मनाया जाता है हर साल। तो इसी के साथ मैंने आपको इससे कनेक्ट करते हुए एक चीज बताई थी। एक तो विश्व समुद्री दिवस बताया था 24 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को भारत सरकार के द्वारा, भारत के द्वारा मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि सिर्फ एक क्वेश्चन देख के उसी को रट के एग्जाम में नहीं जाना है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए। वो जरूरी है आपको एग्जाम में बैठने से पहले वो देखना। सिर्फ क्वेश्चंस देख के चले जाएंगे, ये तो एक प्रैक्टिस है, बेस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे भी, चांसेस भी रहते हैं, लेकिन जो हम पूरा एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ते हैं वीकली करंट अफेयर्स, वो आपको जरूर देखना चाहिए। और आपकी यहाँ पर इस सेशन के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए, आप पहले वीडियो पॉज करें। जैसे एक क्वेश्चन ये मैंने पूछा तो आप पहले वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, फिर मैच करें अपने क्वेश्चन और आंसर। आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही रहे और कितने में आपको प्रॉब्लम रही। आइए फिर देखते हैं अगला क्या है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, है ना, 2021 की थीम क्या रखी गई थी। चलो थीम की बात करेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कब मनाया गया। तो आपको मालूम है 7 जून को मनाया जाता है हर साल। और इस बार की इसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, राइट। ये हमारी इस साल की थीम थी, आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। फिर बात करते हैं बिमस्टेक की। बिमस्टेक का पूरा नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक
कोऑपरेशन, ये बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड जितने भी देश हैं उनका एक संगठन है और इसका स्थापना दिवस मनाया गया था। इससे रिलेटेड शायद आगे क्वेश्चंस भी है, तो इसका मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पता है बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अमेरिका में अभी एक कानून लाया गया था ना, ईगल कानून, आपको पता है, हमने बात भी की थी। तो ईगल कानून का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे, ईगल कानून का फुल फॉर्म क्या है? तो आप अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद में आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद में चेक कीजिए कि कैसा आपको यहाँ पर आपका सवाल सही होता है या नहीं होता। तो ऑप्शन क्या दे रहा है? इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट, equal access to green cards for lower employment, equal access to green cards for low employment और equal accepted to green cards for लो एम्प्लॉयमेंट। तो क्या है आप सभी को पता है, हमने बात भी की थी, इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट। तो लीगल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर राइट आंसर है, अमेरिका का है ये। वहां की नागरिकता को लेकर जो सीट्स कोटे वाला जो मैटर हुआ करता था उसको हटा दिया गया है और अब जो भी जरूरतमंद रहेगा, जिसको ठीक लगेगा अमेरिकी सरकार को, उसको वहां की नागरिकता दे दी जाएगी। फिर बात करते हैं अमूल के प्रबंध निदेशक कौन है? जो एमडी हैं अमूल के, अमूल इंडिया जो है ना दूध की जो है हमारे, तो अमूल के प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो आप सभी को पता है अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर है आर.एस. सोढ़ी। और आर.एस. सोढ़ी अभी चर्चाओं में क्यों थे, क्यों इनको अमूल मतलब में ये चर्चाओं में क्यों है? ताकि ये पूछा गया कि अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है ना, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के अंदर इनको सदस्य बनाया गया है। ये सदस्य बने हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के आर.एस. सोढ़ी। तो इनका आपको ध्यान रखना है। आईडीएफ का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। यहीं पर किसका हेडक्वार्टर है? यहीं पर नेटो का भी हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ऑप्शन है आपके पास गाय राइडर, अल्बर्ट थॉमस, हेरोल्ड बटलर और जॉन जी विनांट, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए, हमने बात की है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। ये एक रिवीजन चैप्टर है आपके लिए, एक रिवीजन वीडियो है ताकि आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाए। तो गाय राइडर हैं आईएलओ के महानिदेशक। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल के द्वारा मुंबई पुलिस को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के विरुद्ध कार्य करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर दिया गया है? पता है आपको, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, उसके विरुद्ध काम करने के लिए इंटरपोल का यहाँ पे मतलब है इंटरनेशनल पुलिस, जिसका हेडक्वार्टर लियोन में है, फ्रांस के अंदर, है ना। तो इसके द्वारा क्रोलर नाम का एक सॉफ्टवेयर दिया गया है। इससे मुंबई पुलिस चाइल्ड पोर्नोग्राफी के विरुद्ध मामलों को रोकने में मुंबई पुलिस को फायदा मिलेगा, सहायता मिलेगी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए, एक तो आप ये ध्यान रखें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अब कौन सा सत्र चलेगा, 76 के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके लिए आप सभी को पता है मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, उनको बनाया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष, ठीक है, 76वें सेशन के लिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा, तो पूछा ही जाएगा। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को लेकर, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ के महानिदेशक कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। और एंटोनियो गुटेरस का भी आपको पता होना चाहिए कि इनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल होती है ना, यूएन का एक भाग है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 20 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि वापस सिफारिश की है इनको अगले कार्यकाल के लिए बनाने को लेकर, लेकिन अभी पता नहीं है क्या ये अगले कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे या नहीं। लेकिन एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में, और ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश? तो आप सभी जानते हैं बिटकॉइन को कानूनी तौर पर अपनाया है अल सल्वाडोर ने, ठीक है। क्या मुझे आप अल सल्वाडोर की कैपिटल कमेंट करके बता सकते हैं? आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हुसैन अल मुसल्लम
हुसैन अल मुसल्लम को हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपको मालूम होना चाहिए हुसैन अल मुसल्लम कुवैत के पर्सन हैं और इनको हाल ही में FINA FINA जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ, अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कुवैत के पर्सन है हुसैन अल मुसल्लम। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है वीरेंद्र नानावटी, क्योंकि ये तो बने अध्यक्ष है ना अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के, FINA के अध्यक्ष बने, लेकिन वीरेंद्र नानावटी भी मेंबर बने यानी सदस्य बने हैं FINA के। तो ये क्योंकि भारतीय हैं, भारत से हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टील्थ होगा यहाँ पे, ये जो लय होगा ये आधा होगा। स्टील्थ तकनीक से लैस विश्व का पहला नौसैनिक जहाज किस देश के द्वारा बनाया जा रहा है? तो आपको मालूम है स्टील्थ तकनीक से लैस, स्टील्थ तकनीक वो होती है जो डिटेक्ट ना कर पाए, है ना, जैसे इस जहाज को कोई डिटेक्ट नहीं, रडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, और ये एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट है 20386 प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और ये रूस के द्वारा बनाया जा रहा है। ये ऐसा पहला जहाज होगा, नौसैनिक जहाज, जो स्टील्थ तकनीक से लैस होगा। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है विश्वामित्री परियोजना, विश्वामित्री परियोजना किस राज्य की है? ये है हमारे गुजरात की, और अभी NGT ने इसकी मंजूरी दे दी थी। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में इसका क्या चल रहा था, इसका जो वाद चल रहा था, तो उसने इस परियोजना को मंजूरी दे दी, हरी झंडी दे दी, अब इसमें काम चलेगा। विश्वामित्री नदी के ऊपर ये बन रही है, और विश्वामित्री नदी के किनारे वडोदरा शहर बसा हुआ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसके बारे में ध्यान होना चाहिए। फिर बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOC कहते हैं ना, IOC। तो IOC के चेयरमैन कौन है? ये भी देखिए IOC क्या कर रहा है, जो वडोदरा शहर है गुजरात का वडोदरा शहर, वडोदरा में ये 6 पेट्रोकेमिकल्स परियोजनाएं स्थापित करेंगे, 6 पेट्रोकेमिकल परियोजनाएं। तो इसीलिए IOC और गुजरात के बीच में समझौता हुआ था, है ना। दोनों हेडिंग्स को मैंने साथ में लिया था, विश्वामित्री नदी परियोजना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और गुजरात सरकार के समझौते को। तो IOC के चेयरमैन की बात कही है, तो IOC के चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप हुआ ये अंतरराष्ट्रीय लेवल का। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है, IIT मद्रास के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 अभी जारी किया गया था, किस मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था? तो बता सकते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स बताता क्या है, किस चीज को लेकर बताता है? तो ये भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यूटीज के अंदर शिक्षा के स्तर को दर्शाता है, शिक्षा के स्तर को, कि कौन से राज्य में शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है या कहां पर खराब है। तो शिक्षा के स्तर को दर्शाने वाला इंडेक्स कौन जारी करेगा? शिक्षा मंत्रालय जारी करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। इसमें शिक्षा के स्तर को दर्शाने के लिए ग्रेड रखा गया था, तो A++ सबसे अच्छा ग्रेड था। A++ लाने वाला, जैसे यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार है, चंडीगढ़ है, यहाँ पर अच्छी है पढ़ाई लिखाई, ठीक है। और अगर राज्यों की बात करें तो पंजाब काफी अच्छा किया, पंजाब ने, है ना, केरल है, तमिलनाडु है, यहाँ पर अच्छा स्कोर रहा एजुकेशन फील्ड में हमारे राज्यों का। और सबसे खराब रहा था लद्दाख का, लेवल 10 पे रहा था लद्दाख का, सबसे खराब शिक्षा क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन लद्दाख का रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कोविड-19 वैक्सीन कोर्बेवैक्स, यहाँ पे कोरोवैक्स कर दिया गया है, कोर्बेवैक्स, ये है स्पेलिंग। कोर्बेवैक्स का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कोर्बेवैक्स का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? क्या ये बायोलॉजिकल ई है, क्या ये सिप्ला है, क्या सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, या भारत बायोटेक के द्वारा? तो आपको मालूम होना चाहिए हैदराबाद की कंपनी है, हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई,
है ना। तो बायोलॉजिकल ई के द्वारा बनाई जा रही है कॉर्बेवैक्स, और ये कोविड-19 की हमारे भारत में तीसरी वैक्सीन है। आपको पता है कोविशील्ड है जो एस्ट्राजेनेका है, सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, भारत बायोटेक बना रहा है, कोवैक्सीन, एक कोवैक्सीन हम भी बनाते हैं, और वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन, जिसके अंदर हम रोजाना एक अनुच्छेद लेते हैं संविधान का, और एक अनुच्छेद लेके उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसको इस तरह से कवर किया जाता है कि आपके सभी एग्जाम में अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वे उस तरह से सारी चीजें कवर की जाती है, और अगर भारतीय नागरिकों को समझाने के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान की जानकारी प्रदान करने के लिए उसको आसान भाषा में कवर करने की कोशिश की जाती है। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट वहां पर नजर आ जाएगी। ओके, आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो देखना ही चाहिए, और अगर आप अपने घर वालों को दिखाइए, क्योंकि सभी को संविधान की जानकारी होना तो कम से कम जरूरी है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं कहूंगा आप इस पे जितने स्टार करें उतने कम हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या ये कोयम्बटूर में है, क्या ये कालीकट में है, क्या ये मलप्पुरम में है, और क्या ये चेन्नई में है? तो आपको मालूम है कोझिकोड में है ये, कोझिकोड। कोझिकोड केरल के अंदर एक शहर है कोझिकोड, कोझिकोड में ये है, और कोझिकोड का ही दूसरा नाम कालीकट है। तो आपको ध्यान रखना है कालीकट में है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान। तो काली मिर्च के सूक्ष्म पोषक तत्वों के निर्माण के लिए इनको पेटेंट हासिल हुआ था, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और ये आएगा एग्जाम में, जरूर पूछा जाएगा। फिर अगली बात करें, टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम। टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया या किससे संबंधित है? अच्छा, फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है, और किससे संबंधित है ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए, टेक स्कॉलर्स कार्यक्रम क्या है? फेसबुक और एक और कंपनी है, फेसबुक तो है ही क्योंकि ये तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। फेसबुक और एक कंपनी है अमरचंद मंगलदास। अमरचंद मंगलदास भारत की बहुत नामचीन गिनी चुनी कंपनियों में से एक है। किस सेक्टर में? लॉ के लिए, लॉ कंपनी है ये, कानून से रिलेटेड कंपनी है अमरचंद मंगलदास। तो इन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है टेक स्कॉलर्स, और किसके लिए? लॉ स्टूडेंट्स के लिए, कानून की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये शुरू किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है चिप ऑफ तकनीक। एक तकनीक है चिप ऑफ तकनीक, ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो देखिए, जब कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो उसमें एक गैजेट तो यूज लेता ही है, जैसे मोबाइल फोन वगैरह, है ना, कांटेक्ट करने में लोगों से। तो फिर क्या करता है, क्राइम होने के बाद वो कोशिश करता है कि उस फोन में जो सिम डाली थी जिससे कांटेक्ट वगैरह किया था, ये तो उसको डिस्ट्रॉय करके फेंकने की कोशिश करता है, ताकि उससे रिलेटेड डाटा लोगों को ना मिले, पुलिस को ना मिले। तो डिस्ट्रॉय की हुई चिप में से भी अब क्या होगा, डाटा रिस्टोर किया जा सकेगा। तो ये तकनीक बनाई गई है, इसी को कहते हैं चिप ऑफ तकनीक, और ये तकनीक बनाई है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चिप ऑफ तकनीक किसके द्वारा बनाई गई है, तो इसका तो आंसर हमें पता ही है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है कहां पे, तो आपको ध्यान रखना है ये हैदराबाद में है, हैदराबाद में ये है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूं ना, बेस्ट 50 है ये। आपको इस तरह से 4 वीक होंगे और 4 वीक के बेस्ट 50 मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 200 बेस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं हर महीने के। तो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के अंदर ये चीजें। फिर बात करते हैं NACH सर्विस का पूरा नाम क्या है? NACH सर्विस क्या है, इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये एक पैसा ट्रांसफर करने की सर्विस है। किस तरह से एक ही व्यक्ति जब बहुत सारे लोगों को एक साथ पैसा ट्रांसफर करता है, उसमें यूज किया जाता है NACH। और ये चर्चाओं में इसलिए था कि अगस्त 2021 से ये हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे अवेलेबल रहेगी, कभी भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। तो NACH का पूरा नाम पूछा जा रहा है। NACH का पूरा नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, राइट। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस होगा इसका
पूरा नाम इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर रहा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डे की, एयरपोर्ट की। तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो आप सभी को मालूम है, अभी इसको क्या मिला है, नेट एनर्जी न्यूट्रल, नेट एनर्जी न्यूट्रल का स्टेटस मिला है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो सुशील चंद्र हैं, या सुनील अरोड़ा हैं, या राजीव कुमार हैं, या अनूप चंद्र पांडे हैं? तो मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि सुनील अरोड़ा थे पहले। जब सुनील अरोड़ा थे सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तब दो ईसी थे, इलेक्शन कमिश्नर, है ना, यही तो होता है हमारा। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसको हेल्प करने के लिए दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले सुनील अरोड़ा थे। तो दोनों कौन थे, ईसी कौन थे हमारे इलेक्शन कमिश्नर? एक तो सुशील चंद्र थे, एक राजीव कुमार थे। अब क्या हुआ, ये हो गए रिटायर, तो सुशील चंद्र बन गए हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सुशील चंद्र, सुशील चंद्रा भी इनको कहते हैं इंग्लिश में अगर देखेंगे, सुशील चंद्र। और दो इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार तो पहले थे ही, राजीव कुमार तो थे। फिर अभी हाल ही में बनाया गया है अनूप चंद्र पांडे को, अनूप चंद्र पांडे। तो ये तीन नाम अभी आपको ध्यान रखने। पूछा क्या है, पूछा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछा है, और ये हैं सुशील चंद्रा। लेकिन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सबसे नए अनूप चंद्र पांडे, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। कौन सा अनुच्छेद संबंधित है मैंने बताया है आपको लास्ट सेशन में, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है? तो असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है भाई, आओ देख लेते हैं। ये रायमोना होगा, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, रायमोना नेशनल पार्क। तो असम का छठा नेशनल पार्क बना है रायमोना, है ना। फिर है जल्दापारा, तो आपको पता होना चाहिए, जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है। ओरांग नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान हम कहते हैं ओरांग। और डिब्रू साइखोवा है। तो रायमोना तो अभी नया बना ही है, ओरांग भी असम का है और डिब्रू साइखोवा भी असम का है। जल्दापारा असम का नहीं है, पश्चिम बंगाल का है। तो ये होगा हमारा आंसर इस सेक्शन के अंदर, है ना। आपको मालूम है दो नए ये राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बने हैं असम में। एक तो रायमोना नेशनल पार्क बना है, और सातवां कौन सा बना है, सातवां बना है दिहिंग पटकई, दिहिंग पटकई नेशनल पार्क। तो ये सातवां बना है। 5 पहले से थे, उनमें एक तो था हमारा अगर देखा जाए तो काजीरंगा है, दूसरा मानस है, फिर नामेरी भी है, डिब्रू साइखोवा है और ओरांग है ना, ये 5 भी हैं। और अब छठा और सातवां हाल ही में बना है। तो असम के वैसे भी ज्यादा पूछे जाते हैं, और अब और भी ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हो गए हैं। फिर बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग ने हाल ही में किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? देखिए हमारा जो 2000 इस वर्ष के लिए बजट आया था ना, 2021 का जो बजट आया था, तो बजट में ये घोषणा थी कि भारत सरकार क्या करेगी, 2 बैंकों का, जो घाटे में चल रहे हैं, 2 बैंकों का निजीकरण करेगी। तो अब नीति आयोग ने ये बता दिया है कि वो 2 बैंक कौन से होंगे जिनका निजीकरण किया जाना चाहिए। सिफारिश की है, लेकिन आपको पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। तो अगर नीति आयोग ने सिफारिश कर दी मतलब कर ही दिया जाएगा। तो कौन कौन से वो 2 बैंक हैं इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन में दे रखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दोनों बैंक हैं जिनका निजीकरण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है 9 से 11 जून के बीच में इंडो थाई कॉर्पोरेट का 31वां संस्करण संपन्न हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया था? तो भारत की नौसेना और थाईलैंड की नौसेना, रॉयल नौसेना जो है, शाही नौसेना, उसके बीच में क्या हुआ था,
एक थाई इंडो थाई कॉर्पोरेट हुआ था, एक तरह से अभ्यास समझ लीजिए, युद्ध अभ्यास नहीं था लेकिन एक अभ्यास ही समझिए नौसेना का। तो ये 31वां संस्करण हुआ था 9 से 11 जून को। इसमें भारत की नौसेना के द्वारा कौन से जहाज ने भाग लिया था? क्या वो आईएनएस विक्रांत था? नहीं, आईएनएस विक्रांत नहीं था। क्या वो आईएनएस तलवार था? नहीं, ये भी नहीं था। क्या वो करांज था? करांज भी नहीं था। और ये भी आपको टाइपिंग एरर आज कुछ ज्यादा है। हाँ, तो आईएनएस सरयू है ना, आईएनएस सरयू था, इंडियन नेवल शिप सरयू। तो ये था जिसने भाग लिया था, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी, गुजरात में देखिए गिफ्ट सिटी बनाई गई है ना। ये देखा जाए तो इकोनॉमिकली बहुत, मतलब एक सेक्शन होता है ना इकोनॉमिकल कॉरिडोर, उसी तरह से एक औद्योगिक क्षेत्र की तरह आप इसे समझ सकते हैं। गिफ्ट सिटी बनाई गई है। तो गिफ्ट सिटी के सीईओ कौन है? गुजरात में है गिफ्ट सिटी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गिफ्ट सिटी कहां पर है? गिफ्ट सिटी है गुजरात में। गिफ्ट सिटी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तपन रे, प्रकाश सिन्हा, राजकुमार पाठक या आदित्य श्रीवास्तव? तो तपन रे हैं गिफ्ट सिटी के सीईओ, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, देश के पहले अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? तो ये पहली बात तो कहां की जाएगी? अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर, तो इसकी स्थापना यही की जाएगी गिफ्ट सिटी में, है ना। तो गिफ्ट सिटी में मतलब गुजरात में की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी? कौन बनाएगा इसको? इसको बनाएगा गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, है ना, गुजरात समुद्री बोर्ड। इसी को हम मेरीटाइम कहते हैं ना, समुद्री मेरीटाइम। तो गुजरात मेरीटाइम बोर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहां पर बनाया जाएगा? तो गुजरात में, गुजरात से ज्यादा डीप जाता है तो गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी से ज्यादा डीप जाता है तो किसके द्वारा? तो गुजरात समुद्री बोर्ड के द्वारा ये बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एनीमिया मुक्त सूचकांक इंडेक्स आया था, एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए राज्य नहीं पूछा है, ध्यान रखना, है ना, राज्य नहीं पूछा है। तो ऑप्शन भी आप देखेंगे तो राज्य है भी नहीं कोई भी, सब यूनियन टेरिटरीज है। राज्य में कौन था बेस्ट प्रदर्शन करने वाला? क्या कोई बता सकता है? एमपी था फर्स्ट पे, सेकंड पे कौन था? सेकंड पे था ओडिशा, ओडिशा सेकंड था, और थर्ड पे कौन था? थर्ड पे था हिमाचल प्रदेश, है ना। लेकिन यूनियन टेरिटरीज में टॉप पर कौन था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह था टॉप पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। एनीमिया मुक्त भारत मतलब जो खून की कमी होती है, ब्लड के अंदर बेसिकली हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग होता है। फिर बात करें वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला गांव, ये नहीं पूछा है कि कौन सा गांव है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहां पर है, कौन सा गांव है आपको पता है? गांव का नाम है वेयान गांव। वेयान अपनी वयस्क आबादी को 100% वैक्सीनेशन कराने वाला ये गांव है। वेयान गांव है बांदीपुर जिले में, बांदीपुरा में, बांदीपुरा जिला है, और ये बांदीपुरा जिला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का है। तो जम्मू कश्मीर यहां पर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सी वन की स्थापना किस राज्य के द्वारा की जा रही है? तो वन यानी फॉरेस्ट है ना, ऑक्सी फॉरेस्ट यानी ऑक्सीजन फॉरेस्ट कहां पर स्थापित किए जा रहे हैं? ऑक्सी फॉरेस्ट हमने बात की थी, हरियाणा सरकार के द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। और हरियाणा सरकार पंचकुला और करनाल इन दो जगहों पे लगभग 3 करोड़ पेड़ लगाएगी, 3 करोड़ पेड़। तो वन स्थापित किए जाएंगे बेसिकली, जिनसे ऑक्सीजन मिलेगी, तो उन्हें ऑक्सी वन नाम दिया गया है। इंपोर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। फिर बात करें अगला क्वेश्चन है, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो इन्होंने ओरांगुटान की फोटो ली थी, फोटो ऑफ द ईयर उसे चुना गया था, और इसलिए थॉमस विजयन को मिला था नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और थॉमस विजयन कहाँ के हैं? ये भारत के केरल से हैं।
केरल से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेंट पिंटर पुरस्कार 2021 किस किताब के लिए दिया गया है? तो पेंट पिंटर पुरस्कार किसको दिया गया है? जिम्बाब्वे की एक ऑथर हैं, लेडी हैं, सित्सी डांग रेम्बगा, है ना, इनको मिला है और ये जिम्बाब्वे से बिलोंग करती है। इनकी एक बुक है द मॉर्नेबल बॉडी, तो इस किताब के लिए इनको पेंट पिंटर पुरस्कार 2021 दिया गया है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिक यू आर यू, ये इस तरह से CRICURU किस क्रिकेटर के द्वारा लॉन्च की गई है? ये एक वेबसाइट है जहां पर क्रिकेट से रिलेटेड क्या दी जाएगी? क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? वीरेंद्र सहवाग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो वीरेंद्र सहवाग की वेबसाइट है। वीरेंद्र सहवाग और संजय बांगड़ ने मिलकर इसे शुरू किया है। संजय बांगड़ इन्होंने मिलकर शुरू किया है और यहाँ पर विश्व के टॉप प्लेयर्स क्या करेंगे? आपको नजर आएंगे कोचिंग देते हुए क्रिकेट की। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर एक पुस्तक है द लवर बॉय ऑफ भागलपुर, भागलपुर नहीं है एक्चुअली, ये बहावलपुर है ना, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, जो पाकिस्तान में है ना, बहावलपुर। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर के लेखक कौन हैं? तो आपको ध्यान रखना है, राहुल पंडिता हैं इसके लेखक। चेतन भगत नहीं है, विक्रम सेठ नहीं है, अरुंधति रॉय भी नहीं है। इसके आंसर, इसके ऑथर जो हैं वो हैं राहुल पंडिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा, हाल ही में इनका निधन हो गया। उन्हें 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनकी कौन सी कृति के लिए मिला था? हाँ, ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो असम के पर्सन हैं लक्ष्मी नंदन बोरा, प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। इनको 2 अवार्ड मिल चुके हैं। देखो 2 किताबें इनकी आपको ध्यान रखनी है। एक तो है पाताल भैरवी, पाताल भैरवी जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है 1998 में पाताल भैरवी के लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इनकी एक कृति है कायाकल्प, कायाकल्प के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था, सरस्वती सम्मान। तो दोनों बड़े सम्मान है, पूछा जा सकता है, इनका नाम पूछा जा सकता है, ये कहाँ से हैं, ये असम से हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नजर आता है ना, तो सिर्फ यहाँ पे तो पाताल भैरवी के बारे में पूछा गया है, तो क्या सिर्फ पाताल भैरवी इंपॉर्टेंट है? नहीं, लक्ष्मी नंदन बोरा से रिलेटेड हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन तक सीमित हो जाओगे, इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीकली करंट अफेयर्स को जरूर देखा करें, है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसी करंट अफेयर्स में से बेस्ट 50 हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, बंधन बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आप बता सकते हैं, हमने बात की थी बंधन बैंक की, और बंधन बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है अभी हाल ही में? क्या वो चंद्रशेखर घोष हैं? क्या नरेंद्र पवार हैं? क्या वो राहुल वर्मा हैं? क्या वो अश्विनी रेड्डी हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, चंद्रशेखर घोष को हाल ही में क्या बनाया गया है? बंधन बैंक के एमडी और सीईओ। एमडी तो आपको पता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र या आसाम? तो दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राण वायु देवता पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो प्राण वायु देवता योजना आपको मालूम है 75 साल से अधिक का जो वृक्ष है ना, उसकी देखभाल के लिए हर साल 2500 रुपए की पेंशन या 2500 रुपए का खर्चा करेगी हरियाणा सरकार के द्वारा। और ये योजना है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, तो किसकी है? हरियाणा सरकार के द्वारा ये शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत पे ने किसके साथ रणनीतिक साझेदारी करना ज्यादा ठीक रहेगा?
साझेदारी तो भाई किस लिए साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी की है। रणनीतिक साझेदारी का मतलब है इनके जो नेक्स्ट टूर्नामेंट्स वगैरह होंगे, जो भी सीरीज वगैरह होगी, उनमें आपको भारत पे उनका सपोर्ट करता हुआ या उनके साथ ऐड करता हुआ आपको नजर आ जाएगा, है ना। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ भारत पे ने ये क्या की है, रणनीतिक साझेदारी की है। फिर बात करें आईएफएससी का पूरा नाम क्या है, बताइए आईएफएससी का पूरा नाम। क्वेश्चन पूछा गया है, एक्चुअली क्वेश्चन बनाना था आईएफएससीए का पूरा नाम, है ना। गांधीनगर गुजरात में जिसका हेडक्वार्टर है, आपको मालूम है गांधीनगर गुजरात में हेडक्वार्टर है। यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया है आईएफएससी जो कोड होता है ना हमारा बैंकों में जो कोड होता है बैंकों का, तो इसका भी ध्यान रखिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आईएफएससी का कोड, मतलब आईएफएससी का पूरा नाम जो हर बैंक का एक कोड होता है। इसके अलावा आईएफएससी जो मैं पूछना चाह रहा था, यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है और क्वेश्चन समझने में मिस्टेक हुई है हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा। तो क्या है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल, इसको क्या लिखोगे, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। आपको मालूम है हम बहुत बार बात कर चुके हैं इसकी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, है ना। तो ये आईएफएससी है और इसके चेयरमैन कौन है, इंजेती श्रीनिवास हैं इसके चेयरमैन, आपको मालूम है। इन्होंने अभी केपी कृष्णन समिति बनाई थी ना, हमने बात की थी पिछले हफ्ते, केपी कृष्णन समिति। तो ये किसके लिए बनाई थी, वेरिएबल कैपिटल कंपनीज को लेकर इन्होंने बनाई थी। एक समिति इन्होंने बनाई थी नीलेश शाह समिति, इन्वेस्टमेंट फंड को लेकर। तो उसी के संबंध में मैं आपसे पूछना चाह रहा था आईएफएससीए। तो आईएफएससीए का पूरा नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है इसका पूरा नाम। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है नॉलेज इकोनॉमी मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये एक मिशन है, एक योजना है कहा जा सकता है, और ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों को 33% आरक्षण किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में आपको मालूम है हमने बात की थी, महिलाओं की भागीदारी कम है, लड़कियों की भागीदारी कम है। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव, ये कानून लाया गया, ये आरक्षण दिया गया उन्हें कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% सीट्स किसके लिए रहेगी, महिलाओं के लिए रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें गूगल द्वारा बिछाई जा रही सबसे लंबी अंडर सी केबल, है ना, गूगल द्वारा बिछाई जा रही सबसे लंबी अंडर सी केबल फर्मिना केबल, ये आपको अब शो हो रहा होगा ठीक से। फर्मिना केबल केबल कहां से कहां तक बिछाई जा रही है, फर्मिना केबल कहां से कहां तक बिछाई जा रही है, अमेरिका से अर्जेंटीना, अमेरिका से फ्रांस, अमेरिका से रूस या अमेरिका से भारत। तो देखिए जो फर्मिना केबल बिछाई जा रही है विश्व की सबसे लंबी, है ना, विश्व की सबसे लंबी अंडर सी केबल होने वाली है, अंडर सी केबल होगी, गूगल के द्वारा बिछाई जा रही है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और जो नाम रखा गया है मारिना फर्मिना के नाम पर रखा गया है, ब्राजील की बहुत फेमस लेखिका हैं, ये ऑथर हैं, उनके नाम पर इसका नाम फर्मिना केबल रखा गया है। और ये अमेरिका का जो पूर्वी तट है ना, अमेरिका के पूर्वी तट से अर्जेंटीना तक बिछाई जाएगी फर्मिना केबल। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है, हमने बात की थी, क्या आप बता सकते हैं। तो वही मैं जो जैसे कहता हूं आपको कि पहले आप क्या कीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, लॉक कीजिए पहले आंसर को, उसके बाद में आंसर चेक करें। तो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, आपको मालूम है हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में इसका है। तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ये किस लिए काम करता है, विंड एनर्जी को लेकर, यानी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में ये काम करता है। फिर बात करें अगले क्वेश्चन की, विश्व महासागर दिवस हमने शुरू में बात कर ली थी। विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 8 जून को। फिर क्या है, बिमस्टेक ने 6 जून 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो आप सभी को पता है 6 जून को बिमस्टेक का स्थापना दिवस था और इस बार उन्होंने
24वां स्थापना दिवस अपना मनाए। बात भी की थी, है ना, बिमस्टेक की। आगे बढ़ते हैं। अगली कार की जो कंपनी है फेरारी, फेरारी कंपनी अभी चर्चा में क्यों थी? क्योंकि फेरारी के सीईओ बनाए गए हैं। कौन सीईओ बनाए गए हैं? बेनेडेटा विग्ना। तो ये कहाँ की कंपनी है? इटली की कंपनी है फेरारी, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सवाल है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 किसके द्वारा जारी की जाती है? जारी की गई टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। और इसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में से भारत की कितनी है? तो आपको पता है भारत की 3 है। एक है 37वें नंबर पर, कौन सी है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। एक है 55वें नंबर पे है आईआईटी रोपड़ पंजाब में जो है। एक है 78वें नंबर पर, कौन सी है? आईआईटी इंदौर, है ना, मध्य प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 3 हमारी यूनिवर्सिटियां है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, जेनेवा में जिसका हेडक्वार्टर है ना, चेयरमैन गाई राइडर, पूछा जा चुका है ना पहला क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है, चेयरमैन गाई राइडर हैं। तो इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। इन्होंने कहा था कि वर्ष 2022 में क्या रहेगा? विश्व में जो बेरोजगारी की दर रहेगी ना, वो 5.7% रहेगी, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो ये रिपोर्ट ये बात कहती है, ILO के द्वारा जारी की गई है। आज का आखिरी सवाल बेस्ट 50 का बात करते हैं। नेट जीरो समिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो नेट जीरो समिट का आयोजन किया गया था चिले के द्वारा। चिले हिंदी में लिखते चिल्ली है, तो चिल्ली नहीं बोलते हैं इसको, चिल्ली नहीं है ना, चिले, ठीक है। तो चिले के द्वारा आयोजन किया गया था। इसमें क्या भारत ने एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी ना, क्या? मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया था भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस आज आपके रिवीजन के तौर पे मैं लेके आया था जून के 2nd वीक के। और आज शाम को आपको मिलेगा आज का जो 3rd वीक का वीकली करंट अफेयर सेशन रहेगा जून का, वो आपको आज शाम को मिल जाएगा। तो इसी तरह से साथ बने रहिए। बताइएगा जरूर कि अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है चीजें, है ना। और आप जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमने बताए हैं, ऊपर शुरुआत में बात की है, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। वहां पे भी आप अपने सजेशंस, अपनी बातें हमसे कह सकते हैं। शेयर करें दोस्तों में, ताकि एक रिवीजन कंटेंट, बेहतर कंटेंट लोगों तक पहुंच सके। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो आप वेट ना करें, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। और मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद।